हेलो स्टूडेंट्स, एक और नए कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी के साथ बॉन्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दो पर्टिकुलर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे अपना बॉन्ड फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन देती है। पहला मैं आपको एनर्जी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दूसरा मैं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। तो पहले एक बार एनर्जी कॉन्सेप्ट को देखिए कि एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लीजिए मेरे पास ये दो डिफरेंट एटम्स हैं। ये एक हाइड्रोजन का एटम लिया है मैंने, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। ये दो एटम्स थे मेरे पास, मैं इन दोनों को जोड़ के इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो मैं इन दोनों एटम्स को देख रहा हूँ कि ये नज़दीक आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ऑब्वियसली शेयरिंग करना है इनको, तो बॉन्ड बनाएंगे। तो जब ये बॉन्ड बनाने के लिए नज़दीक आ रहे हैं तो आप देखिए ध्यान से, इस हाइड्रोजन और के न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कुछ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा जब वो बॉन्ड बनाने के लिए नज़दीक आ रहे हैं। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में भी अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस अंडर ऑपरेशन हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जब काम करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्सिव फोर्सेस जब काम करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब मैं इन दो एटम्स को नज़दीक लाना चाह रहा हूं तो मुझे कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, मुझे कुछ एनर्जी मिलेगी क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। हमेशा ऐसा होगा जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा हो, और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम हो, मतलब लगने वाली एनर्जी कम हो, तो ओवरऑल एनर्जी निकलती है। सी हियर, मान लो मेरे पास ये दो H के एटम्स थे और मैंने इसको H2 बनाया हो, तो ये मुझे देखने पे नहीं पता चल पा रहा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं कि रिपल्सिव ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो कुछ 430 किलो जूल के आसपास एनर्जी निकली है। तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा रहे होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस कम रहे होंगे, इस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाया। अगर मैं सपोज करें दो हीलियम्स के एटम ले लूं, यहीं समझ लीजिए ये दो हीलियम के न्यूक्लियाइज हैं और ये उसके दो दो इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा एक बार, इन दो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्शन होगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्शन होगा। लेकिन इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 अलग अलग जगह जहां पे रिपल्शन मिल रहा है और 4 जगह जहां पे अट्रैक्शन मिल रहा है। हालांकि मैं क्लियरली स्पीकिंग इस पॉइंट को ज़्यादा फॉलो नहीं करता कि 4 जगह से रिपल्शन है या 5 से रिपल्शन है, ये कोई पॉइंट नहीं है। ओवरऑल अगर मैं रियली बोलूं कि अगर मैं हीलियम प्लस हीलियम को लेके आता हूं और मैं सोचता हूं कि He2 बन जाएगा, तो रियली इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, रादर कैलकुलेशंस बताती हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड है। वैसे तो कभी ऐसा बनता ही नहीं है, बट अगर आप उन दोनों को नज़दीक लाना भी चाहेंगे तो रिपल्शन बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो कभी नज़दीक आते ही नहीं है। रिजल्टिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कभी होता ही नहीं है। प्लीज़ इन 5 लाइन और 4 लाइन को देख के अपने आंसर को हमेशा फ्रेम मत कीजिए। रादर ये इस कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक है। हमें कैसे पता चलेगा जी कि ये दो एटम आएंगे तो रिपल्शन ज़्यादा कर रहे होंगे या अट्रैक्शन ज़्यादा कर रहे होंगे, ये हमें पता नहीं चल पाता। बट ये श्योर है कि अगर दो स्पेसिस नज़दीक आ रही हैं और उनके नज़दीक आने पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली देयर मे बी सम बॉन्ड फॉर्मेशन, वहाँ पे पक्का कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। रिपल्शंस अगर ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली एनर्जी लगाना पड़ेगा, और ओवरऑल अगर आपको एनर्जी लगाना पड़ गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन का कतई कोई चांस नहीं है। इसीलिए हीलियम में बॉन्ड नहीं बना।
बट आप मुझसे ऐसे ही हर जगह पूछते जाएं, सर बताइए उस एटम का उस एटम से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं रियली बता रहा हूँ, अगर मुझे पता होगा कि हाँ बनता है तो मैं बोल दूंगा बनेगा, अदरवाइज़ मैं एनर्जी के बेस पे किसी तरह से कोई कमेंट नहीं कर सकता। और इसी वजह से ये कंसेप्ट थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हुआ। परफेक्ट है ये, बट हमारे लिए फ़ायदा नहीं दे पा रहा। ये श्योर्ड है, हम आखिरी तक पढ़ते रहेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एनर्जी को रिलीज़ करती है। जितना भी हम पढ़ते हैं उस एरियाज़ में, आगे पीछे की छोड़ो कहानी, बट जितना हमें पढ़ना है उसी पे फोकस करें हम, तो वहाँ हम हमेशा देखते हैं कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो एनर्जी एक बेसिक पैरामीटर होता है। अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज़ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलिए, क्योंकि ये बड़ा लिमिटेशंस के साथ है, हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। बॉन्ड बना के निकला, हाइड्रोजन में तो 2 ही अट्रैक्टिव फोर्सेस की लाइन थी, 2 ही रिपल्सिव की थी, फिर अट्रैक्टिव कैसे जीत गया जी? तो प्लीज़ इसका कोई जवाब दिया ही नहीं जा सकता था। इसीलिए हम एनर्जी कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ ना करके ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की तरफ अपने कदम बढ़ा देंगे। चलिए देखते हैं क्या है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ये मैंने यहाँ पे 2 एटम सेलेक्ट कर लिए हैं हाइड्रोजन के ही। ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर उसकी स्फेरिकल 1s ऑर्बिटल, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। स्पिन क्या होगी कुछ कह नहीं सकता, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसके बाहर का s ऑर्बिटल है और ये उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्पिन को लेके फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर मुझे 1000 हाइड्रोजन एटम्स दिए जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी यही है 500 प्लस हाफ के होंगे, 500 माइनस हाफ के होंगे। कुछ एक्सेस एक आध की ज़्यादा हो सकती है, बट आप मेरी पॉइंट को देखिए, हम उसके नंबर काउंट करने नहीं जाने वाले, ना वो हमारी रिक्वायरमेंट है। थ्योरी कहती है कि ये 2 एटम्स क्लोज आएंगे, नज़दीक आएंगे, वो फोर्स वाली कहानी चलती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगी, पार्शियली ओवरलैप करेंगी। पार्शियल ओवरलैप का क्या मतलब है? सी हियर, जैसे ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर इस हाथ ने पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया है, ये पूरी तरह से ओवरलैप्ड है, ये हाफ ओवरलैप्ड है, ये पार्शियल ओवरलैप्ड है। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स की ये 2 ऑर्बिटल्स ऐसे पार्शियली ओवरलैप कर लेती हैं और उस ओवरलैप्ड जोन में अपने उस इलेक्ट्रॉन को रखती हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही रहता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेगा तभी स्टेबल रहेगा, अदरवाइज तो पॉजिटिव रिपल्शन होकर भागने की कोशिश करेंगे। अब ये शील्ड करेगा उनके रिपल्शन को और इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया इस ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी दो ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन विल पार्शियली ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड। बस इतनी सी बात। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अब की बार H के सामने F ले आता हूं, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूं। याद करें फ्लोरीन 2p5 होता है, 2p5, 2p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, एक p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन वाला ही मुझे लाना है। ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल फिर ओवरलैप करेंगी, पार्शियल ओवरलैप, कुछ इस तरह का पार्शियल ओवरलैप, कुछ इस तरह का पार्शियल ओवरलैप। और इस ओवरलैप्ड जोन में वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों न्यूक्लियाइज के बीच में ये आपका वो शेयर्ड पेयर H और F के बीच में बॉन्ड बन गया। F और F को देखते हैं। ये फ्लोरीन का एक एटम है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्लोरीन का दूसरा एटम है जिसके पास फिर दोबारा से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों ऑर्बिटल्स हेड ओवरलैप करेंगे। इस हेड टेल को जाने दो एक बार। दोनों ऑर्बिटल्स पार्शियल ओवरलैप करेंगी और पार्शियल ओवरलैप करके सी लाइक दिस, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे। इन दोनों को ऐसे ही दिखा देता हूं लाइन से,
बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ओवरलैप्ड जोन है, इस ओवरलैप्ड जोन में आपके वो दो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी, जिसमें एक F का एक इस F का इलेक्ट्रॉन होगा। ये बॉन्ड बन गया है एक्चुअली F और F के बीच में। ये सारी कहानी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं VBT। जैसे उसको वसेपर बोलते थे पिछले टॉपिक में, इसको VBT बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। किस किस ने ओवरलैप किया? एक S ने और P ने ओवरलैप किया, इधर P और P ने ओवरलैप किया। पहले एग्जांपल में S और S ने ओवरलैप किया था, मतलब SP ओवरलैप हो सकता है, SS ओवरलैप हो सकता है, PP ओवरलैप हो सकता है। और मैं एग्जांपल डालता जाऊं तो SD ओवरलैप, PD ओवरलैप, DD ओवरलैप, ये सब ओवरलैप्स पॉसिबल होते हैं ऑर्बिटल्स के बीच में। चलिए कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो शुरुआत हुई है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की, कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट आने बाकी हैं। सी, समस्याएं भी साथ साथ डालता जाऊंगा, थ्योरी ख़त्म भी करनी है हमें, खाली पढ़नी नहीं है, इसकी कमियां भी निकालनी है और इसका रिप्लेसमेंट भी करना है। बट पढ़ना है, अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि सब बकवास पढ़ रहे हैं। अभी सोच लें दिमाग में आपकी भई ये तो काम की नहीं है, काम की बहुत है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए, वाटर का, अमोनिया का, और एक और काम का एग्जांपल लेता हूँ O2 का, एक और ले लेता हूँ N2 का। बस बहुत है, इतने में ही काम चल जाएगा। पहले इसको देखिए, एक ऑक्सीजन है, ये फूल पत्तियाँ बहुत काम आएंगी अब बॉन्ड बनाने के दौरान। ये ऑक्सीजन की दो ऑर्बिटल्स दिखाई हैं मैंने, तीसरी और दिखा देता हूँ, आप कहें ये अबव एंड बिलो द प्लेन। याद रखना, भूलना नहीं है, सेकंड चैप्टर में बताया गया था कि तीनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक pz होती है, एक px होती है और एक py होती है। ये वाली, जिसको मैं थोड़ा डर डर के धुंधला दिखा रहा था, वो एक्चुअली इसलिए कि हाफ लोब आपकी तरफ आएगा, हाफ बोर्ड से पीछे की तरफ जाएगा। ये ऑक्सीजन का स्टोरी है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ये 2p4 होता है। P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सी हेयर, ये जो आपकी तरफ लोब है और बोर्ड की तरफ लोब है, इसमें 2 डाल देता हूँ और इनमें एक एक डाल देता हूँ। ये लीजिए, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2p4 बन गया। अब 2 हाइड्रोजन्स हैं, सी हेयर, एक ये हमारे हाइड्रोजन है जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, और एक ये मेरे पास हाइड्रोजन है जिसके पास वही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इधर चला और इधर आके इसके साथ ओवरलैप कर गया, बॉन्ड बना गया। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी वही कर गया। इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों का अपोजिट स्पिन, दोनों ने पार्शियली ओवरलैप किया और बॉन्ड बना लिया। और सेम इधर आया, ये चलता चलता और इसके साथ भी सेम वैसे ही बॉन्ड बना लिया। हम बहुत खुश हुए कि भाई ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस था, ये उसके बाहर ऑर्बिटल्स थी, ये एक H का न्यूक्लियस, ये दूसरे H का न्यूक्लियस, इन्होंने ओवरलैप कर लिया, बॉन्ड बना लिया, सब अच्छे से तो चल रहा है। ये ऑक्सीजन का एटम है, ये इधर हाइड्रोजन आ गया बॉन्ड बनाने के लिए, ये इधर हाइड्रोजन आ गया बॉन्ड बनाने के लिए, ये एक लोन पेयर यहाँ पड़ा ही हुआ है, और एक और लोन पेयर जो मैंने दिखाया नहीं था, आप याद करें 2s2 2p4 था ऑक्सीजन का, तो वो 2s में भी एक पेयर पड़ा हुआ है। तो ये मैं थोड़ा घुमाऊँ अगर इसको, तो मुझे लगता है आप नाराज़ नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे ये वही वी शेप है जो मैं आपको वसेपर में भी पढ़ा के आया। या इसको ऐसे दिखा दूं तो अभी भी ये वी है, कोई आपने उल्टा कर दिया वी, कोई सीधा कर दिया, ऐसा कुछ करके वी बेंट एंगुलर ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये वाटर बन गया। इसको आप अपने दिमाग में सेटल रखिएगा, काम आएगा। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां बताएगा ये, अभी तो सिर्फ फ़ायदे दिखा रहा है आपको। चलिए NH3 को देखते हैं, NH3 कैसे बनेगा। तो NH3 में N है आपके पास, C है, ये आपके पास N है, और एक तीसरा ऑर्बिटल ये आपकी तरफ निकला हुआ, बोर्ड से पीछे की तरफ गया हुआ।
पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 p ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन की ये मैंने दिखाई हैं। 3 p ऑर्बिटल्स, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। सी हेयर, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस या माइनस हाफ कोई भी हो सकते हैं, होंगे तो तीनों में सेम ही होंगे। इस तरह से ये n था। ये इलेक्ट्रॉन इसी लोब में रहेगा क्या? नहीं, ये पूरी लोब है, कहीं भी दिखा सकते हो, इधर दिखाओ इधर दिखाओ, एक ही बात है। पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2 लॉब्स में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यहाँ पे वो भी और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही। ओके, 3 H आते हैं। तो 3 H कैसे आ रहे हैं देखिए आप, यहाँ पे मैं 1 by 1 H को लेके आऊँगा। ये वो H का न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर की वो s ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे न्यूक्लियस, उसके बाहर की s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे एक न्यूक्लियस और उसके बाहर 1s में एक इलेक्ट्रॉन। अपोजिट स्पिन रखनी ज़रूरी है, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। ये 2 आके यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, ये आके यहाँ ओवरलैप करेंगे और ये यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। तो सी हेयर कैसे बनेगा काम, यहाँ पे बना देता हूँ n। ये n जहाँ लिखा है वो n का न्यूक्लियस था और ये p ऑर्बिटल्स थी एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। H ओवरलैप करके यहाँ आ गया है, H ओवरलैप करके यहाँ आ गया है और H ओवरलैप करके यहाँ आ गया है। तो इस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। NH3, NH3। इसको थोड़ा ध्यान देना, ये बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है, मैं बोर्ड के पीछे नहीं जाके लाइन ड्रॉ कर सकता, या आपकी तरफ आ रहा है तो भी मैं आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता। आप कैसे ही समझ लो, ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे NH बॉन्ड, NH बॉन्ड, NH बॉन्ड। अमोनिया बहुत बढ़िया, VBT ने तो मौज कर दी, सब स्ट्रक्चर सही से एक्सप्लेन करती जा रही है। चलिए देखते हैं। एक कमी बता के चलता हूँ इस थ्योरी की, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ दोबारा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए अभी बता देता हूँ। मैंने जब वाटर को बड़ा ध्यान से जाके स्टडी किया तो मैंने देखा कि ये जो एंगल है वो VBT के अकॉर्डिंग नहीं है। VBT क्या कहती है? VBT कहती है कि ये दोनों p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हैं, यहीं पे H आके ओवरलैप कर गए हैं, तो एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। बट ये एंगल तो जनाब 105 डिग्री के आसपास है, जो मुझे क्लियर बता रहा है कि भाई p ऑर्बिटल तो ऐसे होती थी। ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं समझ लो, एक H को यहाँ आना था, एक को यहाँ आना था, तो डेफिनेटली 90 डिग्री एंगल होना चाहिए उनके बीच में, लेकिन 105 है। या अमोनिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन होगा। सी हेयर, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता था मैं। ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं, एक एक लोब दिखा रहा हूँ, एक एक और है इन सब का, और यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। तो हाँ, पिरामिडल तो लग रहा है मुझे, लेकिन एंगल 90 लग रहा है, जो अमोनिया में मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। अमोनिया में जो एंगल मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो 107 कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इस कॉन्सेप्ट ने मुझे परेशानी में डाल दिया है कि भाई एंगल अगर 90 आ जाता तो मैं खुश था, जो बस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है वो सही है, बट इन एंगल्स ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी अभी कई कहानियाँ देखेंगे। O2 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ था मैंने O2 और N2 दोनों को समझाता हूँ। पहले O2 को देखिए आप, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक और ऑर्बिटल है, लो दिखा देता हूँ डॉट की फॉर्म में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्ड तो बनाना नहीं, उसको साइड में पड़ा रहने दो। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक और p ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पड़े रहने दो, उसका भी कुछ नहीं करना हमें। अब ये 2 न्यूक्लियाई जब नज़दीक आते हैं तो सी, ये और ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकती हैं, करती हैं, ये और ये ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर सकती हैं, करती हैं। सी है क्या हो रहा है, अलग अलग दिखाऊंगा। ये 2 p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे, ये और ये वाले जिनके सिर टकरा रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैप बोलता हूं इसको मैं, हेड ऑन ओवरलैप। अब ये भी नज़दीक आएंगे तो ये कुछ ऐसे ओवरलैप करेंगे। भाई ओवरलैपिंग तो ये भी है, ठीक है, वैसी नहीं है, सिर से सिर नहीं टकराए, मजबूती से ओवरलैप नहीं हुआ, धड़ल्ले से यूं टक्कर नहीं हुई, बट यूं कुछ तो टक्कर हुई है। ये और ये दोनों साइड से ओवरलैप कर गए हैं,
ये साइड्स ओवरलैपिंग है, साइड्स लेटरल ओवरलैप, ये हेड ऑन एंड ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसके और इसके ओवरलैप से एक बॉन्ड बना, लाइनें दो मार रहा हूँ बट बॉन्ड एक बना। सी हेयर, ये जो पेयर था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी पूरे सिस्टम की, यहाँ पे पूरे में एक इलेक्ट्रॉन था, वो मैं एक तरफ दिखाता हूँ। ये दूसरी पी ऑर्बिटल थी, यहाँ भी पूरे में एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों आपस में ओवरलैप कर गए। तो ये वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यहाँ इस जगह पे, जिसको मैं यहाँ दो लाइन से दिखा रहा हूँ। याद रखना, दो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ क्लाउड है, एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है ये, एक बॉन्ड पेयर है ये दो इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड पेयर है, जिसको दो लाइन से दिखा रहा हूँ। ये एक लाइन से दिखा रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड पेयर है। रिजल्टिंग ओ में और ओ में एक बॉन्ड बना आपके सिर टकराने से, हेड ऑन ओवरलैप से, और एक बॉन्ड बना आपकी साइड्स टकराने से। ये दो तरह के बॉन्ड। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, जितना ज़्यादा ये ओवरलैप कर सकते हैं इफेक्टिवली, जितना ओवरलैप्ड रीजन यहाँ पे बन सकता है, उतना क्या यहाँ बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा और किसी पिक्चर पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। सी हियर, ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं और ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं। टेढ़ा मेढ़ा बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जो ओवरलैप होगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता जितना ज़्यादा इनका हो सकता है। मतलब जो ये दो बॉन्ड बने हैं उनमें इसकी स्ट्रेंथ, इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज़्यादा है, इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम है। इस बॉन्ड को जो हेड ऑन ओवरलैप से बना है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये जो साइड्स ओवरलैप से बन रहा है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ओवरलैप तो ओवरलैप है जनाब, ओवरलैप तो हुआ ही है। वीबीटी की तो बात सच है, सही है, बात तो बिल्कुल सही है। गलत कौन कह सकता है इसको? एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया। एक और बात देखिए आप, एक और बात देखिए, ये H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने ओवरलैप कर लिया। तो ओवरलैप करने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड अप हो गए हैं। पहले दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जब मिले तो पेयर्ड अप हो गए। पहले दोनों डायमैग्नेटिक नहीं थे जी, पैरामैग्नेटिक थे, क्योंकि दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब वो क्या बन गए जी? डायमैग्नेटिक। सही है, बहुत बढ़िया बात है। O2 के केस में भी यही सीन था। O के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास थे। जब दोनों ने ओवरलैप किया तो ये भी पेयर्ड बन गया, ये भी पेयर्ड बन गया, और ये भी पेयर्ड बन गया। एक पेयर यहाँ पड़ा हुआ है, एक पेयर यहाँ पड़ा हुआ है, तो स्पीसीज ये भी कैसी होगी? डायमैग्नेटिक। पहले रहे होंगे पैरामैग्नेटिक जब एटॉमिक फॉर्म में थे, अब तो ये क्या बन गए? डायमैग्नेटिक। गलत है ये बात। ऑक्सीजन एक्चुअली पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। अब हम फिर परेशान हो गए, ये कैसी बातें कर रहा हूँ? वो कैसे पैरामैग्नेटिक हो गया? उसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। ये भी पेयर्ड अप हो गया, ये भी पेयर्ड अप हो गया, उसको तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। हाँ, अगर वीबीटी की बातें सच है तो उसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट वो पैरामैग्नेटिक है। मतलब क्या? मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ तो बकवास कर रही है। कैसी कर रही है वो अब समय के साथ साथ देखते जाएंगे। हमें अच्छा लग रहा था, ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड होता है, हमें ये भी पता है एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, लेकिन ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। अब वीबीटी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। चलो, बॉन्ड बनाया उसने, जो बताया वो तो सुनते जाएं। N2 पे चलते हैं और बस अपनी बात को अब स्पीड अप करता हूँ मैं। इसमें अब कुछ नई कहानी नहीं आने वाली। N2 में नाइट्रोजन के पास आपकी वही 3 ऑर्बिटल्स हैं और उनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। याद रखिए, ये ऑर्बिटल्स आपकी तरफ है, यूं। ये दूसरा नाइट्रोजन है, उसकी भी 3 ऑर्बिटल्स हैं। याद रखिए, ये आपकी तरफ है, यूं। मतलब ये एक पी ऑर्बिटल, ये दूसरी पी ऑर्बिटल ऐसे आपकी तरफ निकली हुई हैं। ये 2 पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ी हैं, ये 2 पी ऑर्बिटल ऐसी पड़ी हैं। ये हेड्स ओवरलैप कर गए, N और N में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया हेड ओवरलैप करने से। इसकी और इसकी साइड्स ओवरलैप कर गई, ये एक पाई बॉन्ड बन गया। और इसकी और इसकी भी तो साइड्स ही ओवरलैप करेंगी, एक और पाई बॉन्ड बन गया, N2।
व्हाट अबाउट मैग्नेटिज्म? ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, तीनों पेयर्ड हो गए, क्या डायमैग्नेटिक होगा या ऑक्सीजन की तरह ये भी बवाल खड़ा करेगा? नहीं, इसने वीबीटी का पूरा साथ दिया, ये डायमैग्नेटिक ही निकला। वीबीटी इसके लिए थैंकफुल है कि इसने उसकी इज्जत बचा ली है। N और N के बीच में डायमैग्नेटिज्म ही है, N2 एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड ही है, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये क्या हो गया, इसमें भी हो जाता पैरामैग्नेटिक, हम क्रॉस ही मार देते वीबीटी को। तो चलिए, ये एक ड्रॉबैक ऑक्सीजन के केस में हमने देखा, जिसको हम सुधारेंगे इसी केमिकल बॉन्डिंग के दौरान ही, आज तो नहीं सुधारेंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह से ये वीबीटी हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे बढ़ती हुई आगे जा रही थी। तो सडनली मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जिसमें एक एग्जाम्पल मुझे नज़र आया BeCl2, एक मुझे नज़र आया BF3, एक मुझे नज़र आया CH4, एक मुझे अजीब सा एग्जाम्पल नज़र आया He2+, एक मुझे एग्जाम्पल नज़र आया H2+। एक आध और डाल देता हूँ, सर्कल बन जाएगा, पर नहीं, जगह रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इनको वन बाय वन। H2+, एक H का एटम है, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन। एक और H का एटम है, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब आयन। देखिए ध्यान से, H और H+, दोनों को जोड़ूंगा तभी तो बनेगा H2+। इन दोनों ने ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया। ये ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन का बना हुआ बॉन्ड। पीछे एक दिन समझाया था, थोड़ी देर के लिए बात की, बंद कर दिया, अभी कहा कि अभी नहीं पढ़ पाएंगे। ये देखिए, ये एक ओड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। H और H+ में बॉन्ड है एक इलेक्ट्रॉन का। ये थ्योरी तो कहती थी दोनों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होगा तभी बॉन्ड बनेगा। ये लो, ये बन गया। अब कहाँ जाएं? He2+ को देखिए, एक हीलियम है और एक हीलियम प्लस है, दोनों जुड़ के He2+ बनाएंगे। एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में बॉन्ड बन गया है हीलियम और हीलियम प्लस में। जहां ये 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया है, अगेन एक और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया है। वो तो कहती थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर कैसे बॉन्ड बना रहा है? पता नहीं कैसे बना रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कुछ बता नहीं रही इसके बारे में भी। इधर आ जाइए, BeCl2, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूं, 1s2 2s2। उसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर उसने ये 2 क्लोरीन्स के साथ कैसे बॉन्ड बना लिया? BF3 बोरोन को देखिए, 1s2 2s2 2p1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बस एक बॉन्ड बना लेता। फिर ये कहाँ से 3 बॉन्ड बनाया जा रहा है, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक है। CH4 को देखिए, 1s2 2s2 2p2, सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना लेता। लेकिन ये तो सदा ही टेट्रावेलेंट रहा, 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो कैसे बना रहा है? समझ नहीं आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इन मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बंटाधार किया। ऑक्सीजन ने पैरामैग्नेटिज्म दे के बंटाधार किया। अमोनिया और वाटर के एंगल 90 नहीं आए, रिजल्टिंग इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे हमारे इस टॉपिक को ख़त्म करते करते खतरे के बादल पूरी तरह से मंडराने लगे। तो चलिए फिर ढूंढेंगे कोई और वजह, क्यों बॉन्ड बन रहा है किसी का, क्या तरीका है, क्या ओवरलैप नहीं होता। भूलना नहीं है थ्योरी को, ओवरलैप्स होते हैं, इसने सारी बातें झूठी नहीं कह दी हैं। एनर्जी कंसिडरेशन होता है, इसने वो हम नहीं पढ़ पाए उसको, या हम समझ नहीं पाए, या वो कई जगहों पे अपनी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कहीं वो दोषी रहा कहीं हम रहे। बट चलो ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट्स और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। बट आज हमें पता चला कि सिग्मा और पाई 2 तरह के बॉन्ड्स हैं। हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड वीक, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। साइड्स लेटरल ओवरलैप हो रहे हैं तो पाई बॉन्ड वो कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होता है। ये जो 2 बॉन्ड्स मैं जहाँ पे भी दिखा रहा था और ओ के बीच में लाइक, तो एक सिग्मा एक पाई था। एन और एन में मैंने 3 बॉन्ड दिखाए, तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स थे। अगर एक ही बॉन्ड बन रहा है तो वो सिर्फ डेफिनेटली सिग्मा ही होता है। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? एस एस के साथ बना लेगा, एस पी के साथ बना लेगा, पी पी के साथ भी बना लेगा। और भी बताए थे मैंने,
पी डी एस डी सब बना सकते हैं। पाई कौन बनाता है? पाई सिर्फ पी पी के साथ ही बनाता है, या पी डी के साथ बनाता है, या डी डी के साथ बनाता है। साइड्स ओवरलैप करने के लिए साइड होनी चाहिए। एस के पास कहाँ साइड है? खुद गोल मटोल सा है, ऐसा ही कोई साइड नहीं है उसकी तो, या कहो सारी साइड्स हैं उसकी तो वो तो यहाँ से टकराया तो उसका सिर फुटा, यहाँ से टकराया तो उसका सिर फुटा, मतलब हेड ऑन ओवरलैप हुआ। उसके तो कहीं आ जाओ, उसका तो चारों जगह सिर है गोल मटोल, तो वो तो हेड ऑन ओवरलैप ही करता है। वो तो एस जहाँ आया मतलब सिग्मा बॉन्ड पाया। पी जहाँ आएगा वहाँ देखना है कि क्या हेड ऑन ओवरलैप है लाइक दिस, या साइड्स ओवरलैप कर रही हैं लाइक दिस, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको पाई बॉन्ड बोल दूंगा। तो पीपी ओवरलैप, पीडी ओवरलैप, डीडी ओवरलैप ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि पीपी, पीएस और एसएस वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जाने जाएंगे। एस तो जब भी आएगा तो सिग्मा ही फॉर्म करेगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं, फाइनल बात है वो, देख रहा हूँ कुछ मिल जाए तो चलो इसी पे समझा देता हूँ। मान लो, बड़ी काम की बात है, मान लो दो एटम्स के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बना, मैंने एक एटम को होल्ड किया और दूसरे को यूँ घुमाना शुरू कर दिया। ऐसे मैं फ्री रोटेट करता रहूँ, बॉन्ड की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकते हो आप। ऐसे एक एटम को होल्ड करके दूसरे को घुमाते रहो, बॉन्ड नहीं टूटेगा। आप कहोगे जी अच्छा पकड़ दें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को, एटम को, छोटा सा एटम है कैसे पकड़ेंगे? पकड़ना कुछ नहीं है, बस इमेजिन करो कि अगर एक एटम को अपनी पोजीशन पे होल्ड कर दिया जाए और दूसरे को अलाउड टू रोटेट किया जाए तो रोटेट किया जा सकता है, सिग्मा बॉन्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर पाई बॉन्ड्स हैं, ऐसे दो बॉन्ड हैं और एक एटम को होल्ड करके दूसरे को घुमाना चाहूँ तो आप दो पेंसिल्स लो, दो पेन लो और घुमा के देखो, बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है पाई बॉन्ड्स के अक्रॉस। अगर मैं चाहूँ कि अब इस ओ को घुमा दूँ, इसको होल्ड करे रखूँ, तो ये पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे, वहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। ये सिग्मा और पाई के कुछ मेन डिफरेंस है। आसान बातें आसानी से पढ़िएगा। अगले टॉपिक तक बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। गुड बाय।